सभी किसानों और हमारे मधुमक्खी पालकों को विश्व मधुमक्खी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज है 20 मई, यानी कि मनाया जा रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस। तो इसी संदर्भ में आज हमारा ये कार्यक्रम कुछ खास होने वाला है। बता दें, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, साथ ही कृषि जगत की और भी कुछ बातें आपको बताएंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, विश्व मधुमक्खी दिवस पर बता दें आपको कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उन्हीं में से एक खास रहा गुजरात के एकता नगर का कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और उन्होंने वहां से 7 हनी टेस्टिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन भी किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम के दौरान, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। मधुमक्खी दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन का मकसद छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है। समारोह में मधुमक्खी पालक, प्रसंस्करणकर्ता और उद्यमियों सहित शहद उत्पादन से जुड़े दूसरे हितधारकों ने शिरकत की और अपने स्टॉल भी लगाए। यहाँ शहद उत्पादन प्रौद्योगिकी और इस क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर परिचर्चा का भी आयोजन हुआ। देश के 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। मोदी सरकार इनकी प्रगति के लिए काफी काम कर रही है। हनी टेस्टिंग लैब एंड प्रोसेसिंग यूनिट भी इसी मकसद से तैयार की गई है। जिन जगहों पर ये लैब है उनमें जम्मू कश्मीर का पुलवामा और बांदीपुरा, कर्नाटक का तुमकुर और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शामिल है। इसके अलावा पुणे और उत्तराखंड में भी इस तरह की यूनिट स्थापित की गई है। कृषि मंत्री ने गुजरात से ही इनका वर्चुअल उद्घाटन किया। आज हम सब लोग बहुत सारे मधुमक्खी पालक एवं उससे जुड़े हुए महानुभावों से चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा में जो उत्सुकता थी, उत्साह था, संतोष था, आगे बढ़ने की ललक थी, यह निश्चित रूप से प्रत्येक छोटे किसान को प्रोत्साहित और प्रेरणा देने के लिए एक अस्त्र के रूप में हम सब लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। भारत सरकार ने हनी मिशन आरंभ किया है, तो हनी के व्यवसाय से किसान जुड़े, ये भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन हनी का प्रोडक्शन हो, उसके वाजिब दाम किसान को मिले, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता हो, जगह जगह टेस्टिंग लैब हों, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके, लेबलिंग हो सके, उसका एक्सपोर्ट हो सके। इस दिशा में भी भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है। मुझे ध्यान है कई दिन पहले तक शहद का उत्पादन तो होता था, लेकिन शहद की गुणवत्ता जितनी अच्छी चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं थी।
कुछ लोग ऐसे भी थे, गुणवत्ता अच्छी हो इसके पक्षधर भी नहीं थे। जो साधन की आवश्यकता थी वो साधन भी नहीं थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, भारत सरकार ने अन्य संस्थाओं के सहयोग से 3 विश्व स्तरीय लैबोरेटरीज का निर्माण अपने देश में किया है। 5 रीजनल लैबें बनी हैं, 100 से अधिक छोटी लैबोरेटरियां बनी हैं और लगभग 25 टेस्टिंग लैब पर काम चल रहा है जो कुछ दिन में बनकर तैयार होंगी। कोशिश ये है कि जो हनी का उत्पादक किसान है उसको बहुत दूरस्थ स्थान तक न जाना पड़े। जो आवश्यक सुविधा है वो आवश्यक सुविधा उसको नज़दीक मिले, जिससे कि वह इस दिशा में प्रवृत्त हो सके। प्रोसेसिंग यूनिट लगे, इसके लिए भी भारत सरकार सहायता प्रदान कर रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी 1.25 लाख से अधिक मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। 60,000 से अधिक मीट्रिक टन शहद का निर्यात हो रहा है। निर्यात की दृष्टि से पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सामने उपलब्ध है। हम कैसे अपने शहद की गुणवत्ता बढ़ाएं, कैसे ठीक प्रकार की प्रोसेसिंग करें और दुनिया के इस बाजार को हम कवर कर सकें, इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार की तैयारी तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री, ट्रेडर्स और किसान भाइयों और बहनों की भी तैयारी होनी चाहिए। जो गति है वो गति बढ़नी चाहिए, यह समय की आवश्यकता है। बाजरा मोटा अनाज है और बता दें आपको कि इसका जो इस्तेमाल है पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। कम लागत में अच्छी उपज हासिल की जा सकती है, कम खाद और कम पानी में अच्छी तरह से इसकी खेती की जा सकती है। तो आइए विज्ञान और किसान सेगमेंट में आपको इसी की खेती के बारे में बताते हैं। बाजरा एक मोटा अनाज है और बता दें कि इसका जो इस्तेमाल है पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। कम लागत में अच्छी उपज मिल सकती है इसकी, क्योंकि खाद कम लगती है, पानी कम लगता है और अच्छी उपज हमें मिल जाती है। तो किस तरह से आप बाजरे की खेती कर सकते हैं, आइए बताते हैं आपको। हमारे देश में करीब 85 लाख हेक्टेयर पर बाजरे की खेती होती है। इसमें से 87% इलाका राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का है। देश के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में बाजरा प्रमुख भोजन माना जाता है। पशुओं के लिए भी ये बेहतरीन हरा चारा है। बहुत ज्यादा ऊर्जावान होने की वजह से लोग इसे सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। भारत के कुल बाजरा क्षेत्र में से 95% असिंचित है। इसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन सबसे बेहतर बलुई दोमट है। खेत वो चुने जिसमें पानी भरने का खतरा ना हो। बाजरे के लिए ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं होती। 2 जुताई करके थोड़ी मात्रा में गोबर की खाद डाल दे। इसके बाद एक और जुताई कर लेनी चाहिए। बारानी इलाकों में इसकी बुआई मानसून की पहली बारिश के साथ ही कर देनी है। उत्तर भारत में सही समय जुलाई का पहला पखवाड़ा है। पौध की अच्छी बढ़वार के लिए 12 से 15 किलो यूरिया डालें और फिर 2-3 हफ्ते बाद खेत में से रोप ले। रोपते समय बीमार, कमजोर और बेमेल पौधों को निकालकर अलग कर दे। रोपाई विधि से बढ़वार अच्छी होती है। कल्ले और बालियों की संख्या भी ज्यादा होती है। सिंचित इलाकों में 1 हेक्टेयर के लिए 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी, जबकि बारानी इलाकों में 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश लगेगा। बिजाई से पहले जैव उर्वरक से बीजोपचार जरूर करना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बाजरे की ऐसी किस्में विकसित की है जो आम किस्मों के मुकाबले काफी अच्छी पैदावार देती है।
पूसा कंपोजिट 612 भी ऐसी ही किस्म है। इससे प्रति हेक्टेयर 25 क्विंटल तक पैदावार हासिल की जा सकती है। इसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बोया जा सकता है। इसे चारे के साथ साथ दाने के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। 80 से 85 दिनों में पकने वाली ये किस्म सामान्य और पछेती दोनों के लिए उपयुक्त है। पूसा कंपोजिट 443 राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में बोई जा सकती है। ये प्रति हेक्टेयर 18 क्विंटल की पैदावार देती है। 400 मिलीमीटर से कम बारिश वाली जगहों के लिए उपयुक्त है। पूसा कंपोजिट 383 राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में बोई जाती है। इससे प्रति हेक्टेयर 24 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका तना पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है। पूसा संकर 415 को राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में उगाया जा सकता है। इससे 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार ली जा सकती है। ये 75 से 78 दिनों में पक जाती है। इसमें सूखा सहने की भी क्षमता है। पूसा संकर 605 राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में उगाई जाती है। प्रति हेक्टेयर पैदावार 22 से 24 क्विंटल है। ये 74 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। ये तमाम किस्में बारानी और सिंचित अवस्थाओं में बुआई के लिए उपयुक्त हैं। लगभग तमाम किस्मों पर डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदु रोमिल आसिता बीमारी का खतरा रहता है। 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए 4-5 किलो बीज की जरूरत होती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक प्रगतिशील किसान से। जैविक पद्धति को अपनाकर बता दें आपको कि कई किसान सफल हुए हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही किसान से जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया हुआ है। नाम है इनका राहुल जसोजा। ये न केवल सफलता हासिल किए हुए हैं बल्कि आपको बता दें अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो भी जैविक खेती को अपनाएं। कृषि में जैविक पद्धति को अपनाने से किसानों को कई प्रकार से फायदे हो सकते हैं। पहला तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उपज हासिल होगी। साथ ही डेयरी फार्मिंग कर रहे किसानों को उनके पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का हरा चारा भी उपलब्ध हो सकेगा। राहुल जसोजा अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से जुड़ने का सीधा साधा कारण था रसायनों के प्रयोग को पूरी तरह से खत्म करना। जैविक खेती से जुड़ने का फैसला इन्होंने तब किया जब वे डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे। डेयरी फार्मिंग से प्रशिक्षण लेते समय इन्होंने ये पाया कि पशुओं को दिया जाने वाला चारा जब रसायन मुक्त होगा तभी हमें पशुओं से शुद्ध दूध प्राप्त हो सकेगा। ऐसे में जैविक खेती को अपनाना राहुल जसोजा के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ 3 साल से और हमने अभी ये इंस्पायर होके किया था।
ये डायरी फार्मिंग में हमने पहले ट्रेनिंग ली थी KVK तेपला में डॉक्टर नवीन के अंदर, और वहाँ से हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि ये डायरी फार्मिंग जो है ये काफ़ी चीज़ें से रिलेटेड है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी है। तो फर्स्ट हमने जो ट्रायल किया था वो था इसके रिलेटेड जो हाइड्रोफोनिक का था, हमने उसके ट्रायल किया कि डायरी फार्मिंग में जो ये ग्रासेस वगैरह की कमी होती है तो उसको कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करें और फार्मर का भी जो बेनिफिट हो, इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। तो हाइड्रोफोनिक्स का मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, डॉक्टर नवीन के साथ रिसर्च किया था हमने, और काफ़ी अच्छा लगा हमको, और इसको बढ़ा के हम फिर दिल्ली भी गए थे डॉक्टर रमेश के साथ इनोवेशन कॉन्क्लेव में, और वहाँ पे हमको काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिला, और पता भी लगा कि काफ़ी फार्मर्स इस चीज़ से करने से डरते भी हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं पता। तो हमने काफ़ी अभी यहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट की है इसके बारे में, डायरी फार्मिंग के रिलेटेड। राहुल जसोजा ने हाइड्रोपोनिक खेती के विषय पर भी रिसर्च के माध्यम से अच्छी जानकारी हासिल की। कृषि के क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाकर किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक खेती से हो रहे मुनाफे को देखते हुए कृषकों का रुझान हाइड्रोपोनिक खेती की ओर देखने को मिल रहा है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़ इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। राहुल जसोजा भी हाइड्रोपोनिक तकनीक को अपनाकर लाभान्वित हुए हैं। राहुल जसोजा जैविक विधि से अजोला और नेपियर की खेती कर रहे हैं, जिसे पशुओं को हरे चारे के रूप में दिया जाता है। हमने इस साल जो है दिसंबर और जनवरी में काफ़ी फार्मर्स को हमने फ्री ग्रास भी दिया है इसको। अब हम नेपियर ग्रास भी लगा रहे हैं, अजोला भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये नेचुरली ओकरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं। और हम एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया कि जी आप पशुपालन कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे जो उसको मिलता है फीड और डाइट मिलती है ऑर्गेनिक ही, हम चाहते नहीं कि ज़्यादातर हम दाना खरीदते रहें। दूसरा जो है अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जा रहे हैं, जैसे कि केमिकल फ्री कम्प्लीटली। तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने KVK से हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट हेल्प मांगी थी, और ये डॉक्टर वहीं के एक डॉक्टर है डॉक्टर रमेश जी, उन्होंने कहा था कि आप ये कर सकते हैं। टोटल हमने पौध तैयार किया, और गांव में जितने भी लोग हैं जो ये वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें लगाते हैं अपने खुद के लिए, हमने कहा था आप पूरे गांव के लिए लगाइए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर तक इस गांव को हम थोड़ा सा टोटली ऑर्गेनिक कर सके, और सब लोग अपना ऑर्गेनिक सब्ज़ी घर के लिए तो उगा सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा हो तो हम उसको सेल भी कर सकें। तो ये इनिशिएटिव्स हमने लिए हुए हैं इस टाइम पे, और अच्छा भी हो रहा है हमारा। अभी आप देख सकते हैं कि सरसों भी लगाई हुई थी हमने। 2018 में डेयरी की कृषि विज्ञान केंद्र टेपला से ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद में इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो कि फार्मर करने से कतराता है या चूकता है या फिर जागरूकता के अभाव में रह जाता है या फिर हिम्मत नहीं कर पाता, इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स है इन्होंने करके दिखाया है, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा के लाखों की कीमत लगा के भी कई बार नहीं कर पाते। इन्होंने बहुत ही छोटे इनोवेशन करके और अपना हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। अजोला है, नेपियर ग्रास सुपर 20 जो है बहुत ही अच्छा पशुओं के लिए हरा चारा 5-6 साल तक लगातार चलता है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं। और जैसा कि आज हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो उसके तहत भी ये जो पशु इन्होंने रखे हैं उनसे गौमूत्र और गोबर से विभिन्न पंचगव्य पंचामृत भी बना रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सबके सामने पेश कर रहे हैं और आसपास के फार्मर को भी जागरूक कर रहे हैं। राहुल जसोजा अपने खेत में जैविक विधि से सरसों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें शुद्ध रसायन मुक्त उपज हासिल हो सके। राहुल जसोजा ने अपने गांव और गांव के आसपास के किसानों को भी जैविक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो जैसे गाय का घी होता है, दूध होता है, हम घर से सेल करते हैं। हम सरसों भी जो है डिमांड आती है हमारे पास तो लोग घर से आके ले जाते हैं, प्योर जो सरसों है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए हैं। हमको इसमें पेस्टिसाइड वगैरह जो है जो जिनको केमिकल माना जाता है हम यूज़ नहीं करते। और KVK से हम हमेशा, जैसे डॉक्टर रमेश हो गए, नवीन हो गए, इनसे हम संपर्क में रहते हैं ताकि हमको बेनिफिट मिल सके कि वो ठीक से गाइड्स कर सके कि भाई ये आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ये इनऑर्गेनिक है, ये मत यूज़ करो। अगर कोई डिजीज़ रिलेटेड आ जाती है हमको समझ में नहीं आता, तो उस हिसाब से हम फिर इनसे इन टच रहते हैं। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको और भी ज्यादा जानकारियां देंगे खेती किसानी के क्षेत्र से संबंधित। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। तो हमारे इस कार्यक्रम में हम उसी के संदर्भ में और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हमारी सरकार द्वारा किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं मधुमक्खी पालन करते समय, उनका समाधान क्या है। आइए इन तमाम बातों के बारे में जानते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज 20 मई है, यानी वर्ल्ड बी डे। हर साल हम इस दिन मधुमक्खियों, कीट पतंगों से जुड़ी समस्याओं पर विचार मंथन करते हैं और उन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं जिन वजहों से इनकी संख्या में कमी आ रही है। साथ ही लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश भी करते हैं जिससे इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को कम किया जा सके। लेकिन ये खास दिन 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक वजह है। आइए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को इसीलिए चुना क्योंकि इस दिन स्लोवेनिया के एंटोन जनसा का जन्म हुआ था। एंटोन जनसा वही हैं जिन्होंने 18वीं शताब्दी में मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकें इजाद की थी। इसीलिए स्लोवेनिया के मधुमक्खी पालकों ने संयुक्त राष्ट्र के सामने इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि सबसे पहले इसे साल 2018 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य परागणों के महत्व, पर्यावरण में उनके योगदान और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। जिसका उद्देश्य परागणों के महत्व, पर्यावरण में उनके योगदान और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। इन उद्देश्यों में मधुमक्खी के साथ तितलियां और अन्य कीट भी शामिल हैं, जो परागण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। परागण इनसे जुड़ा हुआ है। विश्व की लगभग 90% जंगली फूलों वाली पौधों की प्रजातियां परागण के लिए कीट पतंगों और जानवरों पर निर्भर करती हैं। विश्व की करीब 75% से अधिक खाद्य फसलों और वैश्विक कृषि भूमि का 35% परागण इनसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये कीट पतंगे, जिनमें मधुमक्खियां भी शामिल है, जैव विविधता में अहम भूमिका निभा रही हैं। लेकिन बदलती परिस्थितियां अब इनके लिए खतरे पैदा कर रही हैं, जिसका सीधा असर इनकी संख्या और लुप्त होती प्रजातियों पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब इनके संरक्षण के लिए सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत जैसे देश में मधुमक्खियों के संरक्षण और शहद उत्पादन के लिए एक पंथ दो काज को सफल बनाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार भी अहम रोल अदा करते हुए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत भूमिहीन किसान भी मधु व्यवसाय से जुड़कर जहां इनकी संख्या में इजाफा कर रहे हैं, वहीं इनसे अच्छी आय भी कमा रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास व मीठी क्रांति के लक्ष्य को पाने के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन शुरू किया है। इस क्षेत्र में विकास के लिए भारत सरकार एक और पहल कर 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बना रही है, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। यही वजह है कि शहद उत्पादन में हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत शहद निर्यात में भी काफी आगे है। साल 2020-21 में भारत ने करीब 60,000 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 716 करोड़ 13 लाख रुपए है। ये सुखद आंकड़े शहद के क्षेत्र में हमारे बढ़ते दायरे को बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लुभावने आंकड़ों को जानकर समझकर अब ज्यादातर युवा वर्ग इस क्षेत्र में किस्मत आजमा रहे हैं।
हमें कई फायदे देने वाले ये छोटे छोटे जीव आज संरक्षण के मोहताज हो रहे हैं। इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की पहचान समय रहते की जाए। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें। हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए और सीधा पहुंच जाएंगे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही जुड़ना चाहते हैं हमसे, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आपको आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।